राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर के साथ हुई विशेष बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को आज ऑस्ट्रिया के वियना में संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने जहां एक और गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए चांसलर नेहमर का आभार प्रकट किया, वहीं तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ऑस्ट्रिया आने के अवसर मिलने पर खुशी भी जताई। उन्होंने यात्रा को ऐतिहासिक और विशेष बताते हुए कहा कि 41 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने आज ऑस्ट्रिया का दौरा किया है। उन्होंने इस यात्रा के दौरान भारत ऑस्ट्रिया संबंधों के 75 वर्ष पूरा होने पर भी खुशी जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में यूक्रेन रूस युद्ध और पश्चिमी एशिया में हो रही हिंसा का भी जिक्र किया और कहा कि समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता, कहीं भी हो मासूमों की जनहानि स्वीकार्य नहीं है। आज मेरे और चांसलर नेहमर के बीच बहुत सार्थक बातचीत हुई। हमने आपसी सहयोग को और मजबूत करने के लिए नई संभावनाओं की पहचान की है। हमने निर्णय लिया है कि संबंधों को स्ट्रैटेजिक दिशा प्रदान की जाएगी। आने वाले दशक के लिए सहयोग का खाका तैयार किया गया है। यह केवल आर्थिक सहयोग और निवेश तक सीमित नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, इनोवेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे के सामर्थ्य को जोड़ने का काम किया जाएगा। दोनों देशों की युवा शक्ति और आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए स्टार्टअप ब्रिज को गति दी जाएगी। मोबिलिटी और माइग्रेशन पार्टनरशिप पर पहले से समझौता हुआ है। यह लीगल माइग्रेशन और स्किल्ड वर्कफोर्स की मूवमेंट में सहयोग देगा। सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थाओं के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा। मैंने और चांसलर नेहमर ने विश्व में चल रहे विवादों, चाहे यूक्रेन में संघर्ष हो या पश्चिम एशिया की स्थिति, सभी पर विस्तार में बात की है। मैंने पहले भी कहा है कि यह युद्ध का समय नहीं है। समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। कहीं भी हो मासूम लोगों की जान की हानि स्वीकार्य नहीं है। भारत और ऑस्ट्रिया शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल देते हैं। इसके लिए हम दोनों मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार हैं। फ्रेंड्स, आज मानवता के सामने क्लाइमेट चेंज और आतंकवाद जैसी चुनौतियों पर भी हमने विचार साझा किए। क्लाइमेट के विषय में अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, बायोफ्यूल अलायंस जैसी हमारी पहलों से जुड़ने के लिए हम ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित करते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित समारोह के अंतर्गत डूरंड कप टूर्नामेंट 2024 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। अनावरण की गई ट्रॉफियों में डूरंड कप,
प्रेसिडेंट्स कप और शिमला ट्रॉफी भी शामिल रही। कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी और वायुसेना के उप प्रमुख AP सिंह और फुटबॉल टीमों के प्रतिनिधि शामिल रहे। इस अवसर पर अपने भाषण में राष्ट्रपति ने कहा कि फुटबॉल दुनिया की सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है और डूरंड कप भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। जब पेशेवर खिलाड़ी हजारों प्रशंसकों के सामने खेलते हैं तो खिलाड़ियों और दर्शकों का उत्साह बढ़ जाता है। राष्ट्रपति ने डूरंड कप टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दी और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी खिलाड़ी दृढ़ संकल्प के साथ खेलेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने देश के सभी फुटबॉल प्रेमियों से भारत में फुटबॉल के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रयास करने का आग्रह भी किया। इस उत्साहपूर्ण आयोजन में उपस्थित चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल AP सिंह जी, विभिन्न फुटबॉल टीम्स के प्रतिनिधिगण, गणमान्य अतिथियों, खिलाड़ियों, देवियों और स्वजनों, आज डूरंड कप के अनावरण और फ्लैग ऑफ समारोह में यहाँ उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। मुझे बताया गया है कि डूरंड कप भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें विजेता टीम को 3 पुरस्कार दिए जाते हैं: डूरंड कप, द प्रेसिडेंट कप और शिमला ट्रॉफी। डूरंड कप प्रतियोगिता 135 वर्ष से अधिक समय से आयोजित किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि शिमला ट्रॉफी शिमला के निवासियों द्वारा खिलाड़ियों को वर्ष 1904 में दी गई थी। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में विजेता टीम को प्रेसिडेंट कप प्रदान किया था। तब से इस टूर्नामेंट में विजेता टीम को दोनों कप्स और एक ट्रॉफी दिए जाना एक परंपरा है। आज इन तीनों का अनावरण किया गया है। देवियों और स्वजनों, फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है। जो प्रोफेशनल्स फुटबॉलर्स हजारों प्रशंसकों के सामने खेलते हैं तो खिलाड़ियों और दर्शकों का उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। आजकल यूरो कप 2024 टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है। पूरे विश्व में करोड़ों लोग ये टूर्नामेंट देख रहे हैं। प्राय सभी देश के समाचार पत्रों में भी इस टूर्नामेंट की खबरें और तस्वीरें रोज आ रहा है। भारत में फुटबॉल का स्तर पर उठाने के लिए प्रयास सभी फुटबॉल प्रतिभागी को मिलकर करना चाहिए। मैं डूरंड कप टूर्नामेंट के आयोजन से जुड़े सभी लोगों की सराहना करती हूँ। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को मैं अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे विश्वास है कि आप सब दृढ़ संकल्प और स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स के साथ खेलेंगे। मैं इस खेल में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को कहना चाहूँगी कि चाहे आप जीते या हारे, खेल में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए और आपको दूसरी टीम्स का सम्मान करना चाहिए। खेल में कभी कभी आवेग और आवेश पैदा हो जाता है, लेकिन खिलाड़ियों को अपनी भावनाओं को सही दिशा देने और खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए भरपूर प्रयास करना चाहिए। आप सबके उज्जवल भविष्य की मैं मंगल कामना करती हूँ और एक बार फिर सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली में बिजली के बढ़ते हुए दामों को लेकर विपक्षी पार्टी भाजपा ने आज प्रेस वार्ता कर घटनाक्रम का विरोध किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बिजली के बढ़े हुए दामों को लेकर आज बिजली कंपनियों की निंदा की और दावा किया कि यह बढ़ोतरी बिना अनुमति लिए पीपीएससी के माध्यम से की गई है। वहीं दूसरी ओर पूर्व मंत्री व वर्तमान भाजपा नेता अरविंदर सिंह लवली ने बिजली की कंपनियों के ऑडिट न होने का दावा करते हुए सरकार पर सवाल उठाए और अपने घर का 19,000 रुपए का बिल दिखाया। उन्होंने दावा किया कि आमतौर पर 3400 रुपए की जो पीपीएससी प्रति महीने बनती थी वह पीपीएससी 7400 रुपए की 25 दिन के भीतर ही बन गई। दोस्तों, लगातार हम दिल्ली सरकार की कार्यप्रणाली पे बात करते हैं। गर्मी में हमने देखा पानी की किल्लत, तो वाटर मैनेजमेंट के लिए कोई प्लान नहीं। मामूली सी बारिश में हम दिल्ली को जलमग्न होते हुए देख रहे हैं। मॉनसून पे कोई एक्शन प्लान नहीं।
लेकिन भीषण गर्मी में लगातार पावर कट्स हो रहे थे। हम भी इस बात को उठा रहे थे, लेकिन चोरी छुपे उस पावर कट्स के बहाने भी दिल्ली को कैसे लूटा जाए, इसका प्रबंध अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कर दिया। गर्मियों को लेके कोई समर एक्शन प्लान अगर बनाया गया होता तो शायद सरकार उसके बारे में बोलती। और सबको पता है कि गर्मी में पीक आवर्स में सप्लाई की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो हर सरकार उसका पहले से प्रबंध करती है। दिल्ली सरकार और पावर डिस्कॉम, इन दोनों की मिलीभगत और इन दोनों की साठगांठ से दिल्ली की जनता कैसे पिस रही है, उसका ताज़ा नमूना ये पत्र है। PPAC, पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेस, पहले ये कभी सुनाई नहीं देते थे, लेकिन धीरे धीरे बिजली के बिलों में ये आने लगे। PPAC, पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेस, अगर आप अपना बिजली का बिल देखेंगे, पहले ये 0% होता था, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 5% हुआ, फिर 7% हुआ, करते करते, लेकिन वो चार्जेस यूनिट में नहीं बढ़ाए गए, लेकिन PPAC लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। और इस कंपनी की हिमाकत देखिए कि ये बढ़ाने के लिए अनुमति नहीं ले रही, ये तो सीधा रेगुलेटरी बोर्ड को चिट्ठी लिख रही है कि हमने इतने % बढ़ा दिया है और इस क्वार्टर में 1/5/2024 से लेकर अगले 3 महीने के लिए हमने बढ़ा दिया है। और जो भाषा लिखी है, BRPL जो कंपनी का नाम है, BRPL will levy the additional capped PPAC of 8.7% on the bills of all consumers from the billing cycle 1/5/2024 for a period of 3 months। और ये परमिशन नहीं मांग रहे हैं, बढ़ा दिए हैं। और उसका 8.75% बढ़ाने का नतीजा ये हुआ है कि बिजली के दामों में लगभग, अब ये PPAC जो लगकर आ रहा है 43.79%, 43.79% PPAC। मेरा खुद का बिल मैंने इस बार जब देखा, जितना बिल आता है उस दुगने से भी ज़्यादा आया है। मान लो 1 रुपये का बिल आता है तो बिल इस बार 3 रुपये का आया है, और वो खेल सारा PPAC का है जो बिना बताए बढ़ा दिया गया। और ये सरकार 200 यूनिट फ्री देने का वादा करती है। और साठगांठ ऐसी है कि 25 अप्रैल को DRC सेक्रेटरी को लिखा कि हम पुराने परिपत्र के आधार पर ये जो PPAC बोला है, इसमें 8% 7 पॉइंट की वृद्धि कर रहे हैं 3 महीने के लिए। ये भी मैं बता रहा हूँ, अनुमति नहीं मांग रहे, पूछा बता रहे हैं, जबकि मैंडेटरी है DRC से परमिशन लेना। बिना परमिशन के आप अगर इतने चार्जेस बढ़ा रहे हैं तो उसकी अनुमति किससे लेंगे? आप दिल्ली की जनता को सीधा सीधा लूटने का काम कर रहे हैं, तो क्या आपकी ड्यूटी नहीं बनती कि आपकी परमिशन लेनी चाहिए? सरकार का जैसे समर एक्शन प्लान की हमने बात की, होता यह है कि माना है कि गर्मी में बिजली की ज़रूरत ज़्यादा है, तो सरकार 3 महीने 6 महीने पहले बिजली खरीदने का प्रबंध करती है, एग्रीमेंट करती है, भाव तोल तय करती है कि हम इस पैसे पे बिजली खरीदेंगे ताकि गर्मियों में दिक्कत ना आए। लेकिन ये दिल्ली की सरकार ऐसी है, डिमांड बढ़ने देती है, सप्लाई बढ़ जाती है, उस समय चुपके से रेट बढ़ा देती है ताकि बिजली कंपनी को फायदा मिले और उसका किकबैक इस सरकार को मिले। आपका बिजली का बिल पिछले 1 महीने से अब आने वाले 4 महीने तक नॉर्मल रूटीन से 30-35% ज़्यादा आ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि शायद गर्मी बढ़ गई, हमने ज़्यादा कंज्यूम कर दिया इसलिए ज़्यादा आ रहा होगा। कारण वो नहीं है, कारण वो है जिसका जिक्र जो है अध्यक्ष जी ने किया। ये आम आदमी पार्टी जब बनी थी, प्रमुख बात थी, अगर आपको सब याद हो तो ये अरविंद केजरीवाल खंबे पे चढ़ गए थे और बिजली की तार काटने की बात करी थी इन्होंने। और उस समय कहा था कि दिल्ली के अंदर बिजली की कंपनी ऐसी होनी चाहिए कि कंज्यूमर की मर्जी हो कि वो जिस मर्जी डिस्कॉम से बिजली खरीद ले। और ये कहा था कि इन बिजली की कंपनियों को ऑडिट करेंगे। आज 10 साल हो गए हैं, बिजली की कंपनियों का ऑडिट करना तो दूर की बात है, इन बिजली की कंपनियों के मददगार अरविंद केजरीवाल की सरकार बन रही है। हम ये आरोप लगाने के लिए आए हैं। मैं अपने घर का बिजली का बिल लाया हूं। मेरे घर के बिजली के बिल में 19,000 रुपए का बिल है, 19,616 रुपए का बिजली जो मैंने कंज्यूम करी उसका बिल है। नॉर्मल रूटीन में PPAC मुझे जो लगनी चाहिए थी, जो DRC की अप्रूवल है, वो मुझे लगनी चाहिए थी 3405 रुपए की। मुझे PPAC कितनी लगी है? 7405 रुपए की, यानी 4,000 रुपया पर महीने
और पर महीने भी नहीं, 25 दिन का बिल है ये। अब बिल भी 25 दिन के कर दिए हैं इन्होंने, महीने का बिल नहीं है ये, 25 दिन में बिल भेजने लग गए हैं। तो 25 दिन में 4,000 रुपया ज्यादा दूंगा मैं। तो एक कंज्यूमर अगर 25 दिन में 4,000 ज्यादा दे रहा है तो कितना बड़ा अमाउंट दिल्ली के लोग दे रहे हैं, ये दिल्ली के लोगों को सोचना पड़ेगा। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। एनसीडी केशवपुरम जोन द्वारा डेंगू और मलेरिया जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद प्रवीण खंडेलवाल द्वारा किया गया और अध्यक्षता क्षेत्रीय पार्षद योगेश वर्मा, पूर्व उप महापौर, नेता सदन ने की। कार्यक्रम में क्षेत्र की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और निवासियों की उपस्थिति रही। इस दौरान डेंगू और मलेरिया के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई और निवासियों को बीमारियों से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में प्रवीण खंडेलवाल और योगेश वर्मा ने केशवपुरम जोन की RWA को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण भी किया गया और साथ ही साथ बच्चों के लिए झूलों का उद्घाटन किया गया। नवनिर्वाचित सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने जनता से कार्यक्रम में अच्छे पर्यावरण के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने का आग्रह भी किया। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आज इलेक्टोरल बॉन्ड मुद्दे को लेकर एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने एक्साइज जांच के संबंध में भी पार्टी का पक्ष रखा और दावा किया कि मुख्य गवाह पी शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों द्वारा गिरफ्तारी के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए और विपक्ष को दिए गए। उन्होंने इस अवसर पर केंद्र सरकार से इस संबंध में पूरे घटनाक्रम की जाँच की भी मांग की। कई दिनों से ये बात पब्लिक डोमेन में है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को किस किस कंपनी से कितना पैसा मिला, ये भी सारी इन्फॉर्मेशन आज पब्लिक डोमेन में है और इसके अंदर हज़ारों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, जिसके अंदर एक बड़ी रकम उन कंपनियों से मिली है जिन कंपनियों के ऊपर किसी ना किसी तरीके से कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। इनकम टैक्स की, ईडी की और अन्य इन्वेस्टिगेशंस के चलते बड़ी बड़ी कंपनियों ने करोड़ों रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं। फ्यूचर गेमिंग ने 152 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं। मेगा कंस्ट्रक्शन ने भारतीय जनता पार्टी को 454 करोड़ रुपए दिए हैं और ये तब है जब उनके ऊपर और उनकी कंपनी के ऊपर इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। हल्दिया एनर्जी लिमिटेड के ऊपर इनकम टैक्स की, माफ़ कीजिएगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की इन्वेस्टिगेशन चल रही है 2020 से। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को करीब 377 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। इसी तरीके से कई सारी कंपनियों के नाम पब्लिक डोमेन में हैं जिनके ऊपर छापे पड़े और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से करोड़ों रुपए दिए। मसलन हेटेरो ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर इनकम टैक्स द्वारा 2019 के अंदर छापा पड़ा, कैश बरामद हुआ और इस कंपनी ने भी भारतीय जनता पार्टी को करीब 60 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड दिए। शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स इनकम टैक्स छापा पड़ा दिसंबर 2023 में, जनवरी 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। डॉक्टर रेड्डी के यहाँ इनकम टैक्स छापा पड़ा 2023 में नवंबर में और उसी के कुछ दिनों बाद नवंबर में इन्होंने भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स के यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा अगस्त 2023 में और इसके बाद अक्टूबर में इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। इस तरीके की बहुत सारी कंपनियां हैं। उन कंपनियों की बात एक जनरल बात है, मगर जो इस एक्साइज की इन्वेस्टिगेशन के अंदर ईडी के मुख्य गवाह हैं उनकी भी अगर हम डिटेल्स देखें तो उन्होंने भी करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी को दिया है और इनके अंदर जो मेन एक्यूज्ड हैं पी शरद चंद्र रेड्डी और औरोबिंदो फार्मा के मालिक के बेटे जो हैं, उनकी टाइमलाइन अगर मैं आपको दिखाऊं तो नवंबर 2021 के अंदर एक्साइज पॉलिसी बनी, जनवरी 2022 के अंदर औरोबिंदो फार्मा ने
भारतीय जनता पार्टी को 3 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड दिए। जुलाई के अंदर औरबिंदो फार्मा ने 1.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और भारतीय जनता पार्टी को मिले। जुलाई के 2022 के अंदर ये पॉलिसी वापस ले ली गई। नवंबर के अंदर पी शरद चंद्र रेड्डी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद इन्होंने 5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिए गए। इसके बाद ये कई महीने तक जेल के अंदर रहे। 8 मई 2023 को इनको बेल मिल गई। 2 जून 2023 को ये अप्रूवर बन गए और 8 नवंबर 2023 को इनकी कंपनियों ने करीब 50 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिए। 25 करोड़ औरबिंदो फार्मा ने और दूसरे 25 करोड़ यूगिया फार्मा स्पेशलिटीज़, APL हेल्थ केयर, जो दोनों ही होली ओन्ड सब्सिडरीज हैं औरबिंदो फार्मा की। और इसके बाद आपको ये बात मालूम ही है कि ये बात पब्लिक डोमेन में आई। जब इतनी इन्वेस्टिगेशन हर तरीके की हो रही है तो हमने केंद्र सरकार से तब भी कहा था और आपके माध्यम से आज फिर कह रहे हैं, जब खुल्लम खुल्ला इस तरीके के एक्साइज मामले के एक्यूज्ड भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से करोड़ों रुपया दे रहे हैं और फिर वो सरकारी गवाह भी बन रहे हैं, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कब कराएगी, ये हमारा सवाल उनसे है। और इस सवाल का वो जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप लोगों के माध्यम से दोबारा से इस सवाल को हम लोग पूछ रहे हैं। इस मामले की जांच होनी चाहिए कि ये जो प्रमुख आरोपी थे, जो आज प्रमुख गवाह बन गए हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जो पैसा दिया, इस बात की जांच होनी चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में श्री केदारनाथ मंदिर दिल्ली धाम के भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में संत समाज एवं विद्वत गणों के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच मंदिर निर्माण का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि निश्चित रूप से मंदिर का निर्माण शिव भक्तों के लिए हर्ष का क्षण है। साथ ही सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में भी यह स्थल सहायक सिद्ध होगा। यह मंदिर समाज को अध्यात्म एवं वर्तमान पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ने के केंद्र के रूप में भी अपना योगदान देगा। केदारनाथ धाम, केदारनाथ मंदिर के आज शुभ भूमि पूजन के अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और बाबा केदार के इस मंदिर के निर्माण की शुरुआत होने पर आप सभी शिव भक्तों को भी कोटि कोटि बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। भाइयों बहनों, आज क्योंकि बाबा केदार का यहाँ पर मंदिर बनने जा रहा है। भाइयों बहनों, ये बुराड़ी क्षेत्र का जिक्र हमारे सभी पौराणिक ग्रंथों में मिलता है और इसका संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। और मैं अनेक समय पर यहाँ बुराड़ी में बहुत वर्षों से मैं यहाँ आता रहा हूँ। आज निश्चित रूप से ऐसे शुभ अवसर पर आने पर मुझे आत्मिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इतना विशाल आयोजन यहाँ पर आप सबके द्वारा किया गया है। यहाँ पर स्थित खंडेश्वर महादेव मंदिर भी अपने आप में एक पौराणिक और एक बहुत ही पूजनीय स्थल है। इस पवित्र भूमि पर उत्तराखंड और सनातन संस्कृति के मूल परिचायक दयानिधान बाबा केदारनाथ जी का यह धाम निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी संस्कृति और शाश्वत आस्था का आधुनिक प्रतीक बनेगा। इस मंदिर को बनाने में ना केवल शिव भक्तों की आस्था को बल मिलेगा, बल्कि सनातन संस्कृति का भी प्रचार और प्रसार होगा। यह मंदिर श्रद्धा को जीवन से, मानव को महादेव से, समाज को अध्यात्म से और वर्तमान पीढ़ी को प्राचीन संस्कृति से जोड़ने के एक केंद्र के रूप में व्यापक रूप से आने वाले समय में अपना योगदान यहां से होगा। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की, हमारे राज्य की सरकार भी सनातन संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए हमारे जो पौराणिक स्थल है उनके पुनरुत्थान की दिशा में तेजी से काम कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है यहाँ पर बनने वाला यह भव्य केदारनाथ धाम सनातन संस्कृति का, समृद्धि का द्योतक होगा और पूरी मानवता को प्रेरणा देने का काम करेगा। मैं इस पुण्य काम के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
दिल्ली के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद ने आज भाजपा का दामन थाम लिया। राजकुमार आनंद के अलावा छतरपुर के विधायक करतार सिंह तंवर, पटेल नगर की पूर्व विधायक वीना आनंद, छतरपुर विधानसभा से आने वाले निगम पार्षद उमेश सिंह फोगाट व हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी के तत्कालीन प्रभारी रत्नेश गुप्ता एवं सचिन राय ने भी भाजपा की सदस्यता प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की उपस्थिति में ग्रहण की। मीडिया को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री आनंद ने जहां आम आदमी पार्टी सरकार पर दलितों के काम नहीं करने का आरोप लगाया, वहीं छतरपुर के विधायक करतार सिंह तंवर ने दिल्ली की वर्तमान स्थिति को लेकर दुख जताया। मुझे प्रसन्नता है आज इस बात की कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं, ऐसे श्री राजकुमार आनंद जी। मेरी दाईं तरफ छतरपुर से विधायक श्री करतार सिंह तंवर लगातार विधायक बनते आ रहे हैं, सौम्य छवि है, ईमानदार हैं, और आपसे भी जब बात हुई तो इनकी भी पीड़ा सिर्फ एक थी, सुनवाई नहीं है और हर चीज में व्यक्ति निष्ठा देखी जाती है। इनके साथ वीना आनंद जी जो पटेल नगर से पूर्व विधायक रही हैं, वो भी आज पार्टी ज्वाइन कर रही हैं। साथ में उमेश सिंह फोगाट, ये भी छतरपुर विधानसभा के वहां से निगम पार्षद हैं, आप भी आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री रत्नेश गुप्ता दिल्ली सचिवालय में पूर्व निदेशक रहे हैं, इस्तीफा देकर आए हैं। आम आदमी पार्टी को हिमाचल में जितना भी चलाना था उसको खड़ा करने का काम आपने किया था, वो ऐसे रत्नेश गुप्ता जी, और इनके साथ हिमाचल में सह प्रभारी रहे सचिन राय जी। आप सब आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। मैं आप सबका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, मेरे लिए बहुत गर्व का दिन है, क्योंकि आज मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहा हूं, और इसके लिए मैं विश्व के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं माननीय कैबिनेट मंत्री श्री जेपी नड्डा जी का आभार व्यक्त करता हूं। भाजपा में शामिल होने का मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि हम मोदी जी के विजन को सीधे दिल्ली की जनता से कनेक्ट करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि मोदी जी के विजन और दिल्ली की जनता के बीच में कोई दीवार रहे। हम नहीं चाहते कि मोदी जी के विजन और दिल्ली की जनता के बीच में कोई खाई रहे। मैं एक दलित परिवार से आता हूं, दलितों का दर्द क्या होता है मैं अच्छी तरह समझता हूं, और दर्द की उस समझ ने मुझे पे बैक टू सोसाइटी जो बाबा साहेब ने कहा था उसके लिए प्रेरित किया। मैंने संस्थाओं के माध्यम से समाज की सेवा की। जब मैं दिल्ली का मंत्री बना मैंने बहुत मेहनत की, सब लोग जानते हैं कि मैंने कितने काम किए, लेकिन फिर भी जो मेरी विश लिस्ट होती थी उसमें हमेशा दलितों के काम होते थे, उसमें हमेशा कमजोरों के काम होते थे। और जब जब मैं उस विश लिस्ट को अरविंद केजरीवाल को दिखाता था वो कन्नी काटने लग जाते थे। जब मैंने देखा कि एक दलित मंत्री के कहने पर भी उस सरकार में दलितों का काम नहीं हो रहा, मैंने उस कैबिनेट मंत्री की कुर्सी को लात मार दिया। मैं पिछले 20-25 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। छतरपुर से विधायक हूं, लेकिन जो आज दिल्ली की स्थिति हो गई है उसको देखकर बड़ा दुख होता है। बहुत बड़ी उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। दिल्ली की जनता ने बहुत साथ दिया, लेकिन जिस तरह से पिछले 1.5-2 वर्ष से दिल्ली बदहाल हो चुकी है, साथियों, सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी। जिस उद्देश्य से पार्टी में मैं शामिल हुआ, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो उद्देश्य मेरा पूरा नहीं हो रहा। मैं पेशे से सिविल इंजीनियर हूं, लेकिन जब दिल्ली के हालात देखता हूं तो दिल बहुत दुखी होता है। आपके नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में उससे भी बहुत बेहतर मैं क्षेत्र की सेवा करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।